नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट जेआरएफ के जो एस्पिरेंट्स लगातार हमसे क्लासेस ले रहे हैं, हमारे ऑनलाइन वीडियो के थ्रू हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासेस के वीडियोस को देख रहे हैं, मैं उन सब लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन बहुत पास है। संभावित रूप से 2 से ढाई महीने में परीक्षा हो सकती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के डिस्कशंस को मैं लगातार आपके लिए यहाँ पर बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आज मैं आपको एनवायरमेंटल साइंस जो एक महत्वपूर्ण यूनिट है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे चर्चा करूंगा। तो हमारी चर्चा होगी आज, वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। MDG क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किसे कहते हैं? तो चलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की ओर। मिलेनियम जिसका मतलब है सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी यानी 1000 वर्षों पर। तो जाहिर सी बात है 1000 वर्ष जब कंप्लीट हुआ यानी कि 2000 सन लगा, तो ये डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए विकास की दृष्टिकोण से। ये देखा जा रहा है कि पृथ्वी में मानव ने पर्यावरणीय क्रियाओं के माध्यम मानव ने विकास की गतिविधियों की द्वारा प्रकृति को बहुत ही क्षति पहुंचाई, पर्यावरण को प्रदूषित किया और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। और इसी प्रकृति की गोद में हम पल रहे हैं, पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम प्रकृति को क्षति पहुंचाएंगे, प्रकृति ही अगर समाप्त हो जाएगी, तो मानव का अस्तित्व तो शून्य है। ऐसे में प्रकृति को बचाना, प्रकृति को विकसित करना, प्रकृति को रक्षा करना और साथ ही साथ मानवों के बीच में मानवों की गतिविधि को बनाए रखना, मानव के विकास को भी गति प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक विकास लक्ष्य विकसित किया गया, जिसका नाम सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य रखा गया। सितंबर सन 2009 में इसका विकास किया गया। सितंबर 2000 में इसका विकास किया गया, इसीलिए इसे सहस्त्राब्दी कहा गया, क्योंकि ये 2000 वर्ष पर विकसित हुआ। 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी घोषणा को अपनाया, इस पर दस्तखत किया। मिलेनियम विकास लक्ष्य स्वास्थ्य को विकसित विकास के केंद्र में रखते हैं और सरकारें और प्रतिबद्धताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो स्वास्थ्य को विकास करना, यानी केंद्र में इसका है स्वास्थ्य, हेल्थ को डेवलपमेंट करना, और साथ ही साथ सरकारों को प्रतिबद्धता दिलाना, यानी सरकारों को उनके कार्यों के प्रति कमिट करना, गवर्नमेंट्स को कमिट करना। देश अगर कमिट करेगी, सरकार अगर कमिट करेंगे, तो प्रकृति को बचाया जा सकता है, प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिसे मैंने बोर्ड पे यहाँ पर मेंशन किया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है बेसलाइन ईयर। बेसलाइन ईयर का मतलब हो गया कि किस वर्ष की तुलना में हमें वर्तमान के पर्यावरण को लाना है। इसका मतलब समझिए, पर्यावरण दूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, इस प्रकार प्रभावित हो रहा है, इस प्रकार प्रदूषित हो रहा है कि पर्यावरण में नकारात्मक गतिविधियां उत्पन्न होने लगी, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रदूषण को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि पर्यावरण डिस्टर्ब होने लगा। पर्यावरण का जो स्तर है वो खराब होने लगा, पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा। विभिन्न गैसिंग जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, जो कि विभिन्न मानवीय या मैकेनिकल गतिविधियों के माध्यम से निकलती हैं, ये एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से अपने संजाल में कसता जा रहा है। एटमॉस्फेयर में पूरी तरीके से ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन इत्यादि CFC ने प्रकृति को घेर लिया। इनकी घेरे लेने की वजह से क्या हो गया? अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से आती थी, वो जो ओजोन मंडल से बाहर चली जाती थी, वो अब प्रकृति के अंदर आकर के ट्रैप होने लगी। 2 से 3% ही केवल सूर्य की ऊष्मा प्रकृति पर आती है, पृथ्वी पर आती है, लेकिन ये गैसें उन्हें ट्रैप करके प्रकृति का तापमान बढ़ा देता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होने लगी। परिणाम स्वरूप विश्व में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आने लगी। इन्हीं दृष्टिकोण में रखते हुए यह एहसास किया गया
कि सबसे पहले हम एक बेसलाइन ईयर लें, उस वर्ष की तुलना में प्रकृति का सुधार करें, यानी प्रकृति का तापमान इस तरीके से जो बढ़ रहा है इसे कितना पीछे ले जाया जाए, तो कैसी योजना बनाया जाए। कार्य में रेस्ट्रिक्शन जरूर लाया जाए, विकास की गतिविधि को भी ना रोका जाए और तकनीकी विकास को इस प्रकार से किया जाए जिससे प्रकृति सुरक्षित रह सके। तो 1919 से, चूंकि सन 2000 की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1919 यानी 81 साल पहले की स्थिति में वापस लौटा जाए। 81 साल पहले की स्थिति में जो प्रकृति का वातावरण था उस वातावरण में वापस लौटने की स्थिति को बेसलाइन ईयर्स के रूप में माना जाएगा। प्रश्न यहाँ आ सकता है कि एमडीजी के अनुसार बेसलाइन वर्ष क्या निर्धारित किया गया था? 1919। अगली बात जो है डेडलाइन ईयर, ये जो योजना बनाई जा रही है इस योजना को कब तक इस पर क्रिया किया जाएगा, इस पर पुनर्विचार करके इस योजना में संशोधन किया जाएगा, इस योजना में फिर से निर्माण किया जाएगा, इस योजना को कब तक अपनाया जाएगा। तो जो 189 देशों ने जो यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया, कमिटमेंट किया कि हम पृथ्वी की रक्षा करेंगे, विभिन्न प्रकार की हम योजनाएं अपने देशों में लागू करेंगे प्रकृति को बचाने के लिए और बेसलाइन वर्ष 1919 तक पहुंचने के लिए, तो वो कमिटमेंट की एक प्रकार से रिपोर्ट ली जाएगी। 2015 में रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ये देखा गया कि हम कितना इस योजना के तहत सफल हुए हैं और उसी के तहत 2015 में फिर एक नई ट्रीटी साइन होती है, नई योजना बनाई जाती है जिसे एसडीजी बोला गया। अब एसडीजी सस्टेनेशनल डेवलपमेंट गोल, संपोषणीय विकास लक्ष्य, इस पर चर्चा मैं अगले वीडियो में आपके साथ करूंगा, अगली क्लास में। आज मैं चूंकि चर्चा एमडीजी पे कर रहा हूं इसलिए एमडीजी के ऊपर अगले पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। इसमें कुछ लक्ष्य रखे गए, उनकी संख्या 8 बताई गई, यानी कि 8 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे निर्मित किया जा रहा है और टारगेट्स 21 रखे गए। टारगेट्स जैसे जैसे क्रियाएं करी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स 8 लक्ष्यों के अंतर्गत क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन टारगेट्स 21 हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि 21 टारगेट क्यों स्टडी करें और एक एक टारगेट को याद करें, लेकिन 8 लक्ष्यों को आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये डेप्थ में अगर प्रश्न आया तो 8 लक्ष्य क्या क्या है, निम्न में से किन्हें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है करके प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं। तो अगर 4 ऑप्शंस हैं तो 4 ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए तो 8 लक्ष्य घुमा फिरा के आ सकते हैं। ठीक है, इन दृष्टिकोण से देखें तो वो 8 लक्ष्य क्या हैं उन पर हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो लक्ष्य रखा गया है वो पॉवर्टी और हंगर का रखा गया है, यानी कि किस तरीके से हम इरेडिकेट करें एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को। ये देखा गया कि विश्व में जो पॉवर्टी और हंगर का स्टेटस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग भूखमरी में जीवन जी रहे हैं, गरीबी की स्थिति बढ़ती जा रही है। आज स्थिति ये है कि देश में अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार को केवल चावल और दाल और आटा यानी 5 किलो बेसिक राशन देना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि देश के 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मौलिक जीवन संचालित करने के लिए राशन की भी व्यवस्था कर पाना मुश्किल समझ में आता है। अगर ये सिर्फ भारत की स्थिति है तो विश्व की स्थिति में देखें तो विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जो अंडर डेवलप हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जो विकासशील की अवस्था में हैं, उन देशों की भी अवस्था इससे कहीं अधिक पुअर है। अतः उस दृष्टिकोण से वैश्विक बढ़ती हुई एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। अतः इन सरकारों को ऐसी प्रतिबद्धता करनी होगी, एक ऐसी कार्य योजनाएं बनानी होगी जिससे देश में बढ़ती हुई गरीबी और भूखमरी पर नियंत्रण पाया जा सके। तो पहला लक्ष्य रखा गया इरेडिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा लक्ष्य था प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो मूल शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको सार्वभौमिक करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, यानी
मूल शिक्षा को कैसे ज़्यादा बढ़ाया जाए, प्राइमरी एजुकेशन को कैसे सब तक पहुंचाया जाए। इसके लिए उस समय के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व के ऐसे देश, कई ऐसे देश हैं जहां पर अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। भारत में ये एक अच्छी बात है कि भारत में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य करा गया है। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की गई है, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भारत में पास किया गया। ये बहुत अच्छी बात है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी बात को कहता है कि भारत में अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, परंतु एमडीजी से भारत नहीं बल्कि 189 कंट्रीज के मध्य समझौता है। अतः ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है जिसके अनुसार विश्व के लगभग सभी विकसित, विकासशील और अर्धविकसित और अविकसित देशों में सर्व शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए संकल्पित हुआ गया और इसका लक्ष्य रखा गया यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। तीसरे लक्ष्य की ओर चलते हैं तो तीसरा लक्ष्य है जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। लैंगिक समानता एक आज के रूप में देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा आधार है लैंगिकता। लैंगिक तत्व क्या होता है, जेंडर की मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जेंडर और सेक्स दो शब्द होता है। जेंडर जो होता है उसका तात्पर्य होता है सामाजिक दृष्टिकोण से जब हम यौन की बात करते हैं यानी मेल और फीमेल की बात करते हैं तो उसे हम जेंडर कहते हैं। लेकिन जब हम जैव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेल और फीमेल की बात बोलते हैं तो हम उसके लिए शब्द सेक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप वहाँ पर उस फॉर्म में जेंडर शब्द को देखते हैं जो जिसके आगे मेल या ऑब्लिक फीमेल लिखा होता है। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या मेडिकल साइंस के किसी रिपोर्ट को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सेक्स इज इक्वल टू मेल और फीमेल। इससे यह स्पष्ट होता है कि बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन के लिए सेक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी सोशलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन के लिए जेंडर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम जेंडर असमानता की बात करते हैं या जेंडर समानता की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से महिला का नाम आता है, इसलिए क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से ये देखा गया कि महिलाएं पिछड़ी हैं और लगभग सभी समाजों में महिलाएं पिछड़ी हैं। इसलिए महिलाओं को अग्रणी लाना और उन्हें बराबर की भूमिका पे लाके खड़ा करना, ऐसी योजनाएं बनाना, ऐसी कार्य योजनाएं बनाना, इन सरकारों के मध्य ऐसी कार्य योजनाओं को प्रवर्धित करना जिससे कि महिला समानता, महिला सार्वभौमिकता, महिला सशक्तिकरण को बल मिल सके। इसलिए इसका लक्ष्य रखा गया जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। क्लियर? नाउ हम मूव करते हैं चौथे लक्ष्य की ओर जिसमें लिखा है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर में कमी लाना। स्टूडेंट्स, अगर हम आज से 200 साल पहले चले जाएं तो मेडिकल साइंसेस बहुत पीछे नगण्य रूप से था और मेडिकल विज्ञान का न विकास होना एक अभिशाप था। पृथ्वी पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 50% तक बच्चे मर जाते थे। ऐसे में 50% चाइल्ड मोर्टेलिटी होती थी। ये बड़ा ही सोचनीय विषय था। मेडिकल साइंस का विकास हुआ। मेडिकल साइंस के विकास के साथ साथ मानव की स्वास्थ्य में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप आज की स्थिति यह है कि 99% के ऊपर बच्चे जीवित बचते हैं और 1% के आसपास मॉर्टेलिटी रेट है। प्रयास है इसे 0% पे लाने का। अतः बाल मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो जाए, इसको नियंत्रित किया जाए। इस दृष्टिकोण से इसमें बाल मृत्यु दर को नियंत्रित करना या घटाने के लिए को उद्देश्य बनाया गया। इसके बाद इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि एक पिछड़े हुए समाज से पिछड़ी हुई महिला या गरीब निर्धनता वाले वर्ग से आने वाले लोगों में मातृ मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य दर काफ़ी निम्न है। इसलिए उस पर भी विचारणीय मुद्दा है, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे दृष्टिकोण से इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ एक लक्ष्य रखा गया।
इसके बाद छठा लक्ष्य रखा गया कॉम्बैट डिजीजेस, यानी कि ऐसी महामारियां, ऐसी बीमारियां जो बड़े स्तर पर फैल रही हैं, उन पर मुकाबला करना, जैसे HIV, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, हमारे अंदर का जो बीमारियों से लड़ने वाला तंत्र है, डिफिशिएंसी, वो बिल्कुल इम्यून तंत्र है, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, डेड हो जाता है। सो एड्स एक महामारी, उस पर चर्चा, उस पर विचार करना, उसको कम करना इत्यादि। इसके अलावा मलेरिया और अन्य बीमारियां। अगर आज हम स्थिति देखें तो चूंकि ये तो मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य 2000 में बनाया गया, लेकिन 2020 में आज हमारे सामने महामारी कोरोना वायरस के रूप में, पैन एडेमिक के रूप में से हम देख रहे हैं। ये इसी का कारण समझ में आता है, जो प्रकृति में किसी भी प्रकार का ऐसा छेड़छाड़ हुआ हो, या प्रकृति में हमने पॉल्यूटेंट्स या विभिन्न प्रकार की अपनी मानवजनित गतिविधियों को इतना बढ़ाया जिससे प्रदूषण या कोई भी ऐसी गतिविधि की वजह से ये वायरस उत्पन्न हो सकता है। अतः सन 2000 में ही ऐसा विचार किया गया कि महामारियों पर रोक लगाया जाए, बीमारियों को कम से कम बढ़ने दिया जाए, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ जाए। तो एक लक्ष्य रखा गया कि कॉम्बैट डिसीजेस। इसके बाद जो लक्ष्य रखा गया वो है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का संपोषणीय विकास करना, एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम मानव की विकास को रोक दें। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो 100 साल पहले, 200 साल पहले चले जाएं तो इंडस्ट्रियल गतिविधियां न्यूनी थी, हाइड्रोकार्बन्स ना थे ही नहीं, पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन नहीं था, कार्बन एमिशन था ही नहीं, तो प्रकृति सुदूर थी, प्रकृति एक में जीवन जीने लायक एक वास्तविक माहौल था, एक स्वस्थ प्रकृति हमारे साथ थी। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो मानव को अपनी समस्त औद्योगिक गतिविधियां और विकास की गतिविधियों को तुरंत रोक देना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो तुरंत ही गतिविधियां रोक दिया जाए तो आने वाले 10 से 15 सालों में प्रकृति वापस उस स्थिति में पहुंच जाएगी जिस स्थिति में हम आज से 100-200 साल में पहले थे। इससे एक फायदा तो जरूर होगा कि मानव का स्वास्थ्य सुधार हो जाएगा, प्रकृति सुरक्षित हो जाएगी। परंतु क्या यह आज की डेट में व्यावहारिक दिखाई देता है? ऐसा करें तो कल आप इक्के गाड़ी पे चलेंगे और हम अपने सामान्य जीवन में वापस लौट जाएंगे और ग्रामीण कृषि खेती करेंगे और अनाज उगाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, जीवन संतत आगे बढ़ता रहेगा और हजारों वर्ष तक ऐसे मानव जीता रहेगा। लेकिन सिर्फ जीना ही अगर उद्देश्य है और इसी को वास्तविकता मान लिया जाए, सत्य मान लिया जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन विकास तो बंद हो जाएगा। आज जो मानव सभ्यता, कल्चर अपने चरम पे पहुंचा है, ये शून्य हो जाएगी। अतः विकास ऐसा किया जाए कि मानव की सभ्यता भी बनी रहे और प्रकृति भी सुरक्षित रहे, वसुंधरा का भी रक्षण रहे और मानव भी सुरक्षित रहे। ऐसा विकास किया जाए कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य की व्यवस्था कर दी जाए, आने वाले संतति को भी विकास के सभी रास्ते खोल दिए जाए, उनके लिए भी रास्ते बनाए जाए। नहीं, वर्तमान में जिस गति से हम विकास कर रहे हैं, आने वाले समय में प्रकृति का वह बुरा हाल हो जाएगा कि आने वाले जनरेशन के लिए वास्तविक हो जाएगा कि वो अपने समस्त विकास की गतिविधियों पर रोक लगा दे और उसी पार मानव या प्राचीन मानव की दशा में लौट जाए, जिसकी संकल्पना एक करके ही अजीब सा एहसास होता है। तो मानव अपनी गतिविधि, अपने विकास को जरूर बनाए रखे और इस प्रकार से नियंत्रित रूप से कार्य करे कि प्रकृति को भी सुरक्षित रखा जाए, संपोषण युक्त विकास किया जाए।
इसे कहते हैं संपोषणीय विकास। अब इस प्रकार से एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से जो नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए और विकास को भी करते रहे। ऐसे दृष्टिकोण से पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य रखा गया। आखिरी लक्ष्य की बात करेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना, यानी विश्व एक समुदाय के रूप में कार्य करे, विश्व के लोग एक साथ जुड़ करके विकास को गति प्रदान करें, एक साथ एकजुटता आए और विकास को आगे बढ़ाया जाए। तो एकजुटता आए, विश्व का एकीकरण हो जाए। तो एक प्रकार से देखें तो वैश्वीकरण पे बल देता है। वैश्वीकरण क्या है? एक लाइन की परिभाषा कहूंगा, विश्व का एकीकरण हो जाना, विभिन्न विचारों पर, सांस्कृतिक तत्वों पर, आर्थिक तत्वों पर, किसी भी प्रकार के वैचारिकी पर विश्व का एक हो जाना। तो विभिन्न बहुआयामी वैचारिकों पर विश्व का एक हो जाना ही वैश्वीकरण है। तो विकास के लिए विश्व एक हो, इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हम देखें कि अमेरिका अपनी गतिविधि, अपने तत्वों को, अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इतना बढ़ाता चला जा रहा है कि वो ये देख नहीं रहा है कि गरीब और निर्धन देशों की स्थिति पुअर है। अब अगर हम आज बैन लगाएं या रेस्ट्रिक्शन लगाएं तो पता चलेगा उन्होंने तो काफी विकास कर लिया और गरीब और निर्धन देश तो विकसित ही नहीं हो पाएंगे। उनका तो जहां था स्थिति वो वहीं रह जाएंगे। अतः इस प्रकार से विश्व के देश सामने आए, एकजुट हों कि विकास के लिए सभी को रास्ता खोले, वो अपनी गतिविधियों को कुछ कम करें और एक विकसित और एक विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्र को विकास के भी मौके मिले। इस प्रकार से एकजुटता आए, विश्व में बंधुत्व बने और विकास की एक साझेदारी विकसित हो, यानी वैश्विक विकास की साझेदारी विकसित किया जाए। ये कुछ लक्ष्य जो देखा जाए तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत निर्धारित किए गए। इनमें से अगर हम 4 लक्ष्यों को देखें तो वो जो 4 लक्ष्य हैं हमारे 1, 4, 5 और 6 वो सीधे संबंधित हैं, यानी 1, 4, 5 और 6, यानी ये मानव से सीधे संबंधित है। जैसे पॉवर्टी और हंगर को दूर किया जाए, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ और डिजीजेस से मुकाबला करना। ये कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जो मानव के सीधे संबंधित हैं। बाकी दूसरे लक्ष्य समाज से और विश्व से सीधे संबंधित है, प्रकृति से सीधे संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज अभी आपको सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के विषय में एक डेप्थ लेक्चर दिया। जाहिर से आपको अगर ये पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भेजिएगा। मुझे कमेंट भेजने से एक मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी कुछ वीडियोस बनाने का प्रयास करता हूँ। ये वीडियो आपके नेट के फर्स्ट पेपर में तो महत्वपूर्ण है, हायर के एग्जामिनेशन के लिए भी जो करंट का सेक्शन है, जो जीएस का सेक्शन है, वहाँ भी इसका उपयोग है। और इसके अलावा एनवायरनमेंट तो ऐसा विषय है जो हर एक टॉपिक के साथ डील किया जाता है, हर एक टॉपिक में इसका महत्व होता है। सो मैं आशा करूँगा कि आप इसे शेयर करेंगे, ज़रूर करिएगा शेयर। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मैं आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको तक पहुँचे। जैसे ही मैं कुछ नया अपलोड करूँ आपको तुरंत पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ जो कि संभवतः संपोषणीय विकास के लक्ष्य के साथ निर्मित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।